ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन से। रूस के मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की सेना ने जंग के मैदान में तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया है। अब तक तुर्की अपने इस ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बताता है, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन जंग में उसका यह ताकतवर ड्रोन फेल साबित हुआ। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया था कि तुर्की के इस हथियार के दम पर उसने पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था, और इसी के जवाब में रूस ने जंग के मैदान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को उतार दिया था, जिसने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। और अब रूस के मीडिया ने दावा किया कि युद्ध में उसकी सेना ने तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया। इस जंग में ईरान पुतिन का साथ दे रहा है, जबकि तुर्की अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह जेलेंस्की के साथ खड़ा है, जिसने जंग में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन दिए थे। तुर्की के इस हथियार ने जंग के मैदान में न सिर्फ कई बार अपना लोहा मनवाया, बल्कि इसी के दम पर यूक्रेन की फौज ने हारी हुई बाजी पलट कर रख दी थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की के बारकताश T2 ड्रोन की मदद से जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज पर जमकर कहर बरपाया था। और यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन ने इसी ड्रोन से वार करके काला सागर में तैनात रूसी जंगी जहाज मॉस्कवा को तबाह कर दिया था। और अब रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि जंग के मैदान में उसकी सेना ने तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश ड्रोन मार गिराए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन के जवाब में पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने जंग के मैदान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को उतार दिया था। और 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने पहली बार ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के करीब 10 शहरों पर एक साथ ईरान के इसी हथियार से मिसाइलें बरसा दी थी। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि शाहिद 136 ड्रोन की ताकत के आगे यूक्रेन की सेना कई इलाकों से भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि ईरान का यह हथियार न सिर्फ आसमान से मिसाइलें बरसाता है, बल्कि खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फट जाता है। इसीलिए ईरान के इस घातक ड्रोन के आगे जेलेंस्की की फौज का टिक पाना मुश्किल हो गया था। और रूस का कहना है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन ने हार मान ली थी। यही नहीं, रूस की तरफ से भी यह दावा किया गया कि उसके आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 130 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की है। हालांकि तुर्की की तरफ से रूस के इस दावे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि तुर्की का कहना है कि उसने जंग में यूक्रेन को सिर्फ 50 बारकताश TB2 ड्रोन की ही सप्लाई की थी। क्योंकि रूस की मीडिया का यह दावा है कि तुर्की का यह हथियार जंग के मैदान में फेल हो चुका है, और इसीलिए वो बारकताश ड्रोन की संख्या को कम करके बता रहा है। हालांकि तुर्की इसे दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बताता है, लेकिन रूस का दावा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के उतरने के बाद तुर्की का बारकताश TB2 ड्रोन जंग के मैदान से गायब हो गया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन दिखा। हिंसा वाले इलाके में फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें भारी संख्या में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस वाले मौजूद रहे। इसी दौरान जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में डिप्टी कमिश्नर विजया जाधव अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाई गई कई दुकानों और घरों को गिरा दिया। अतिक्रमण पर एक्शन के बाद प्रशासन की गाड़ियों का काफिला वहां से रवाना हो गया। रविवार को इसी इलाके में हुई हिंसा के बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। उधर आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पंजाब के विजिलेंस विभाग ने चरणजीत सिंह चन्नी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी आय का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के विजिलेंस विभाग ने चरणजीत सिंह चन्नी को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच जयपुर में अनशन पर बैठे सचिन पायलट ने न कांग्रेस के झंडे का इस्तेमाल किया और न पार्टी के चुनाव चिन्ह का। वो अकेले अनशन पर बैठे। सूत्र बता रहे हैं कि पायलट के इस अनशन की वजह से उन पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। वैसे पायलट ने यह अनशन वसुंधरा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए किया, लेकिन पायलट के इस 5 घंटे के अनशन ने उनकी आगे की लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि जयपुर के शहीद स्मारक के मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर तो थी, लेकिन कांग्रेस का झंडा या चुनाव चिन्ह नहीं था। सोनिया और राहुल की तस्वीर भी नजर नहीं आई। पायलट ने तर्क दिया कि ये संगठन का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था। उन्होंने ये अनशन अकेले ही किया, कोई विधायक या मंत्री इसका हिस्सा नहीं बना। हाँ, भीड़ जुटी, नारे लगे और पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठी। पायलट साहब के साथ में हर कार्यकर्ता, पूरे राज्य का, पूरे इंडिया का कार्यकर्ता साथ में है। वसुंधरा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए पायलट का अनशन पहले से तय था।
लेकिन इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पायलट फुल एंड फाइनल के मूड में है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से कम पर नहीं मानेंगे, जबकि पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी की अनुशासन समिति की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुद्दा पार्टी फोरम पर न उठाकर सार्वजनिक मंच पर उठाया, जिससे राजस्थान में उन्हीं की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये तक अटकलें लगी कि उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि पायलट खुद पार्टी छोड़ने की पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई की गई तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं। इस बीच राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने पायलट को कांग्रेस छोड़ने और नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सचिन पायलट को गठबंधन का ऑफर तक दे डाला। वो अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इधर देश के मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे, जिससे वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार दिखी और बाजारों में सैलानियों की भीड़ नजर आई। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारी खुश नजर आए। इंक्वायरी काफी आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार का सीजन काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि मई जून में कुल्लू और मनाली के ज्यादातर होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। यानी मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ी वादियों का रुख करने वाले हैं। इधर भारत ने जैसे ही G20 की बैठक श्रीनगर में कराने का फैसला किया, पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया। भारत ने ऐलान किया कि टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगी। और ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसकी नींद ही उड़ गई, क्योंकि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में तो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस कश्मीर का नाम लेकर वो दुनिया के सामने रोता है, उस कश्मीर की खुशहाली अब दुनिया के 20 ताकतवर देश वहीं बैठकर देखेंगे। और श्रीनगर की बैठक से ही पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि दशकों से वो कश्मीर के नाम पर झूठ का पुलिंदा गढ़ता रहा है। वहाँ के नेता कश्मीर के नाम पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लग जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है और ये बैठक वहां 22 से 24 मई तक चलेगी। यानी श्रीनगर में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। G20 में शामिल ये वो बड़ी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसी वजह से जैसे ही भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी होगी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत श्रीनगर में पर्यटन पर होने वाली G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का विरोध शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भी साफ है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और शांति है। वहां सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। विकास की नई योजनाओं से जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदलने का काम जारी है। बताया गया कि G20 की बैठक के लिए श्रीनगर में भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। और वहां हुई बैठक के बाद पाकिस्तान की पोल खुलनी तय है, क्योंकि ऐसा होने के बाद पूरी दुनिया ये समझ जाएगी कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। और इसीलिए पाकिस्तान श्रीनगर में बैठक की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चीन, तुर्की और सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया था। ये तीनों देश G20 का हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसी वजह से उसने श्रीनगर में G20 की बैठक रोकने के लिए इनका सहारा लिया। लेकिन तुर्की और सऊदी अरब ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि चीन को भारत ने अपने मास्टर स्ट्रोक से पहले ही चित कर दिया। पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक करके भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया, जिससे तिलमिलाया चीन उस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक चीन श्रीनगर की बैठक से भी दूरी बना सकता है, लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया कि उसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जवाब देना आता है। असल में G20 की अध्यक्षता मिलते ही भारत ने यह तय किया था कि देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें आयोजित होंगी, और उसे ऐसा करने से चीन हो या फिर पाकिस्तान कोई रोक नहीं सकता। उधर अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन डीसी में निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन तभी उनसे भारत में मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमलों की खबरों पर सवाल पूछ लिया गया, जिसका निर्मला सीतारामन ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को भारत के खिलाफ झूठा प्रचार बता दिया। वित्त मंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की तुलना पाकिस्तान से की, जहां आजादी के बाद से हिंदू समुदाय की आबादी लगातार गिर रही है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में इजाफा होने का दावा किया गया। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन इज ओनली ग्रोइंग इन नंबर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोल रही थी, जिसे अमेरिका का थिंक टैंक माना जाता है।